आकाशवाणी गैंगटॉक में आज के चर्चा परिचर्चा में सभी श्रोताओं को हार्दिक स्वागत है। आज के ये विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा अपनाया हुआ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के बारे में। और इस खास विषय में हमारे साथ चर्चा करने हेतु आज जुड़ चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र सिक्किम के केंद्र प्रमुख डॉक्टर अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, आपका आकाशवाणी गैंगटॉक स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, मैं सवाल जवाब का ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, इनका जो प्रमुख विषय है वो हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान भाषा में कृपया समझाइए। जी बिल्कुल, हमारी सरकार का मेन उद्देश्य ये है जो विकसित भारत 2047 को लेके सारी योजनाओं को अमेंड किया जा रहा है। तो उसी संदर्भ में ये एक बहुत बड़ी योजना थी हमारी जो मनरेगा बोलते थे। जी जी। तो मनरेगा क्या है, रूरल यूथ में या रूरल अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, किसान हैं, इन लोगों को एक तरह से रोजगार दिया जाता था 100 दिन का। तो उसमें कई सारी कंप्लेन आई हैं कि अनियमितता पाई गई है, कई जगह सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने नया बिल पेश किया और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी वो कानून बनने वाला है। तो उसमें उसकी खासियत क्या है कि जो मनरेगा था उसमें केवल 100 दिन का रोजगार का गारंटी था, लेकिन ये नए बिल में जो है 125 दिन का रोजगार का गारंटी है जो गांव में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके। और दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन में, मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी अनियमितताएं जो पाई गई हैं उसको लेके सरकार बहुत सख्त है और इसमें इन लोगों ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से इसमें जो अनियमितताएं हो रही थी उनको बहुत कम से कम किया जाए। जैसे AI का उपयोग, जिससे बायोमेट्रिक सरकारी ऑफिसों में लगती है, वैसे ही बायोमेट्रिक का इस्तेमाल, जो आधार लिंक होता है उस तरह के बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी और खाता केवल जो लाभार्थी हैं उनके खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी। ये बिल के ये बहुत सारे प्रावधान हैं जिसको थोड़ा सा बढ़िया से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो रोजगार के साथ साथ में समृद्धि भी आएगी जो गांव के किसान हैं और वर्कफोर्स हैं उनके लिए। सर, काफी सारे श्रोताओं के मन में ये भी हलचल हो रहा है कि मनरेगा तो इतने साल से लागू था, तो सर इसके बावजूद भी ये जो विकसित भारत आजीविका रोजगार मिशन ग्रामीण, ये जो सरकार ने अभी माननीय राष्ट्रपति जी का अनुमोदन में मिल चुका है और बहुत जल्दी कानून बनने जा रहा है, तो सर सरकार ने ये जो नया कदम उठाया है तो मनरेगा की समस्याओं का कैसे हल निकाला जाएगा, ऐसे इसमें आपका क्या राय है सर? देखिए, जो मनरेगा योजना चलती थी जी सर, वो था डिमांड बेसिस, इन द सेंस उसमें जो लाभार्थी होते थे वो बताते थे कि हमें काम करना है, लेकिन पंचायत के पास वो काम हो या ना हो उनको काम दे। अब वो काम कैसे होगा? ये सरकार ने ये सोचा कि पहले हम काम डिसाइड करेंगे, काम डिसाइड होने के बाद अभी क्या है, सप्लाई ड्रिवेन। जैसे मान लीजिए एक पंचायत में कोई पंचायत भवन बनाना है या नाली बनानी है या सड़क बनानी है और उसमें अपने गांव के ही वर्कफोर्स को इन्वॉल्व करके करना है अगर, तो पहले वो प्रोजेक्ट अप्रूव होगा, उसके बाद ये रोजगार होगा। मतलब जो लोगों को इस जी राम जी के अंदर में रोजगार दिया जाएगा वो पहले काम डिसाइड होगा, उसके बाद उनको काम। मनरेगा में क्या था कि पहले वो काम मांगते थे, फिर हम काम ढूंढते हुए जाते थे, प्रोजेक्ट लेते थे और फिर वो काम होता। और उसमें क्या होता था, कभी प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ या ऐसे कैसे भी थोड़ा डिले हो गया तो उनको उस समय का बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। अगर काम नहीं है, वो बैठे हैं तो भी भत्ता मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी ये जो काम बनने जा रहा है उसमें क्या होगा कि पहले आपके पास काम होगा, आपका प्रियोरिटी होगी, ये काम है ही आपके पास, तो उसके हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। और इसमें पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पंचायत को पहले अपना प्रोजेक्ट को अप्रूव कराना होगा, उसके बाद में फिर जो काम होगा उसको मैन पावर के हिसाब से अलॉट करेंगे। और दूसरी, इस कानून जो बनने वाला कानून है उसकी अच्छी खासियत क्या है, जो हमारा एग्रीकल्चर का पीक पीरियड होता था,
जैसे क्रॉप का सोइंग हो रहा है या फिर हार्वेस्टिंग हो रही है, उस समय बाकी लेबर फोर्स दूसरे कामों में हो जाते थे, तो खेती के काम बहुत सफर हो रहे थे। इसीलिए इस कानून में सरकार ने प्रावधान रखा है 60 दिन का सस्पेंशन पीरियड। उस पीरियड में इनको कोई काम नहीं, केवल खेती का काम होगा। इस बनने वाले कानून की सबसे बड़ी खासियत है कि जो एग्रीकल्चर का पीक पीरियड होगा उस समय गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोजगार नहीं है, आप अपना खेती का काम करेंगे और उस तरह के काम ज्यादातर सस्पेंशन स्टेज में रहेंगे। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है जो एग्रीकल्चर को फायदा करने वाला है। सर, आपसे जानने का एक आग्रह रहेगा, कैसे ये विकसित भारत जीराम जी क्या क्या एक्सक्लूसिव सुविधाएं हमारा कृषक भाइयों को इससे मिल सकता है और कैसे वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकता है? पहला तो ये है, जो मनरेगा में था उसमें 100 दिन का रोजगार का गारंटी था। जी सर। लेकिन इसमें क्या है, 125 दिन का रोजगार मिल रहा है जो गांव के लोग हैं। ऑब्वियसली जब इतना लगभग 20% के करीब हर साल में रोजगार का इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें समृद्धि आएगी किसानों को। और इस पीरियड में देखिए टोटल 365 दिन होते हैं, उसमें केवल 125 डेज का ही हो रहा है। और उसमें सस्पेंशन पीरियड जो 60 दिन का हटा के देखें तो इसमें आपके काम पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर का पीक पीरियड है, ज्यादातर जो गांव में काम करने वाले लोग होते हैं खेती से जुड़े होते हैं, तो उस समय में अगर सरकार अपने लेवल से काम को सस्पेंशन स्टेज में रखती, मतलब कोई काम नहीं है एग्रीकल्चर पीक पीरियड में, तो अपना एग्रीकल्चर का ये लोग काम कर लेंगे। और उसके बाद बाकी जो खाली समय होता है, तो खाली समय में बाकी समय को यूज करते हुए एक साइड बाई साइड उनका अर्निंग भी होती है, तो समृद्धि आएगी। अपना घर का खेत भी देख लेंगे और साथ में उनका काम भी सफल नहीं होगा। तो इस तरह से ये ज्यादा यूजफुल रहेगा एज कम्पेयर टू मनरेगा। सर, जैसे कि ये परिचर्चा में उभर कर आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये विकसित भारत जीराम जी का सबसे बड़ा एक एक्सक्लूसिव फीचर ये है, ये 125 दिन का काम तो हमारा कृषक भाइयों को देगा ही देगा। इसके बावजूद जो एग्रीकल्चर का पीक पीरियड है वो अपना खेती में भी अपना समय और श्रम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, इस तहत हम जानना चाहेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है, ये जो दोनों सुविधाएं सरकार दे रहा है, एक तो उनको 125 दिन काम का व्यवस्था करना, दूसरी बात है उनका जो पेशा है उनको इफेक्ट ना करके वो अपना पेशा से भी एक अर्थ का जुगाड़ कर सके। तो सर, ये जो दोनों व्यवस्था है रोजगार का, ये ग्रामीण स्तर में सामग्रिक अर्थव्यवस्था को कैसे लाभान्वित करेगा, आपका क्या राय है? ऑब्वियसली देखिए, अगर पीक पीरियड में दूसरा कोई काम मिलता है तो वो तो करना जरूरी है। आप अगर नहीं करेंगे तो एब्सेंट होंगे, तो उसका तो सरकार देने वाली है नहीं। जी सर। लेकिन उस पीरियड में सरकार बाकी और काम बंद कर देगी, जो पंचायत में और काम होते हैं, जैसे नाली बनाना या रोड लेवल करना, सड़क का काम, पानी का काम, ये सारे काम, इन सारे काम को बंद करके एग्रीकल्चर का पीक पीरियड, स्पेशली सोइंग और हार्वेस्टिंग, ये दो पीरियड को उसमें इन्होंने 60 दिन का समय लिया है, क्योंकि 2 साइकिल आती है, रबी खरीफ, इवन बहुत कम ही होता है। 2 मेन सीजन जो खेती का होता है उसमें एक सोइंग पीरियड, एक हार्वेस्टिंग पीरियड, 2 समय में किसानों को बहुत जरूरत होती है। तो उस समय में वो खाली हैं, तो अपने घर के कई सारे किसान हैं जो ज्यादातर छोटे और मझोले किस्म के किसान हैं, जो अपनी खेती खुद ही करते हैं, वो मैकेनाइज नहीं। उस तरह से उसमें इन्वॉल्व ना होकर अपने खेती का पूरा काम समेट लेंगे। उसके बाद जब फ्री होंगे तो वो काम में जा सकते हैं, तो उनका टाइम इफिशिएंटली यूज होगा। अगर उन्हीं को एग्रीकल्चर के पीक पीरियड में दूसरे काम में लगा देंगे तो उस समय तो उनको वो काम करना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर का काम अफेक्ट होगा ना फिर। जी सर। तो ये इस बनने वाले कानून की खासियत है कि इनके फार्मर जो हैं उनके काम भी अफेक्ट ना हो और उनकी अर्निंग भी बनी रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कानून में थोड़ा सा है। और जो नए कानून की खासियत क्या है, मॉनिटरिंग, इसकी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग होने वाली है और इसमें करप्शन के चांसेस कम हो। सिक्किम राज्य के एक बड़ी पैमाने के लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और सर जानना चाहेंगे कि सिक्किम के जिला स्तर में जो अस्थायी कृषिजीवी है उनको कैसे ये स्कीम लाभान्वित करने का उम्मीद है? या बिल्कुल, ये मैदानी इलाकों से सिक्किम के लिए तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें रबी खरीफ, जैसे मैदानी इलाकों में रबी में गेहूं लगाया जाता है, खरीफ में धान लगाया जाता है। तो खरीफ का तो ठीक है, एक तरह से कॉन्साइड होता है, लेकिन और जो चीजें हैं उससे कॉन्साइड नहीं होता है। लेकिन उसमें आप जो सिक्किम में आप देखेंगे कि पानी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमेशा पानी, बहुत बारिश होती है, उसका सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, रन ऑफ जाता है।
तो उसको चैनलाइज करके कुछ ऐसे तरीके से ये जी राम जी विकसित भारत जी राम जी में ये प्रोविजन है कि इस तरह के जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ये उसी के अंतर्गत किए जाते हैं। तो इसमें किसानों को फ्रीडम है कि आप कौन से पीरियड, जैसे एग्रीकल्चर का पीक पीरियड जहाँ पे गेहूं ज्यादा लगता है, उनको नवंबर दिसंबर में सोइंग के लिए टाइम चाहिए। तो ये सिक्किम में तो गेहूं लगता नहीं है, तो ये पीरियड उनके लिए किसी काम का नहीं है। अप्रैल मई में हार्वेस्टिंग होता है, तो वो पीरियड भी इनको नहीं चाहिए। तो ये पीरियड को वहाँ पे अवेल न करके दूसरे पीरियड को अवेल कर सकते हैं। सिक्किम के किसानों के लिए इस तरह से फायदा किया जा सकता है कि जो विंटर सीजन में स्पेशली लीन पीरियड में पानी की जो दिक्कत होती है उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं। कई सारे सोर्सेस होते हैं जहाँ से हमेशा साल भर पानी आता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं जिसमें पानी वो पहुंच ही नहीं पाता है, तो उसको चैनलाइज करने की बहुत जरूरत है। कहीं कहीं पे जैसे हम लोग कर रहे हैं, जंगू में कुछ एरिया है उसमें 12 से 13 किलोमीटर तक पाइप बिछा के वहां से पानी ले आके सोर्स में, जो सिक्किम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, उस सोर्स को रिफिल कर रहे हैं। रिफिल करने के बाद फिर पूरे गांव की सप्लाई मेंटेन हो पा रही है। तो अगर हम सिक्किम के किसानों के लिए पानी का इंतजाम कर दें तो उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक पानी नहीं है आप रबी सीजन की सब्जी या किसी और फसल के बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर पानी पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो रबी को हम वहाँ पे रिवाइव भी कर सकते हैं जिसमें पानी नहीं होता है। पहले था 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती थी मनरेगा को, लेकिन अभी जो जी राम जी ये कानून बनने वाला है जी सर, उसमें क्या है कि स्टेट और सेंटर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा और स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 100 करोड़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और प्रोजेक्ट करने में 150 करोड़ लग जाता है, तो उसमें जो 100 करोड़ के ऊपर मतलब 10 करोड़ के करीब एक्स्ट्रा पैसा लगा है वो स्टेट गवर्नमेंट दिए जी। दे कैन कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। तो वही है जो मैंने शुरू में बताया था कि प्रोजेक्ट फॉर्म में होगा। जब तक एक डिमांड प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होता है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, और एक बार वर्कफोर्स को आपने इन्वॉल्व किया उसके बाद उनकी स्ट्रांग मॉनिटरिंग और पैसा सही जगह पे पहुंचे, ये कानून में विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे किसानों को और जो गांव में रूरल पॉपुलेशन है उसको फायदा मिल सके। सर, एक अंत में सवाल, सिक्किम के कृषकों और ये जो लोग सिक्किम के कृषि से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में नियुक्त थे, उनके लिए कोई खास संदेश आपकी तरफ से? ये बनने वाला कानून इनके लिए बहुत फायदे की चीज होने वाला है। जैसे मनरेगा में था बहुत सारे करप्शन, नाम किसी और का चलता था किसी खाते में, और काम कोई और करता था किसी और के खाते में पैसा जाता था। लेकिन जो जी राम जी हो रहा है उसमें 20% ज्यादा आपको काम मिल रहा है। जहाँ पे साल में 100 रुपए कमा रहे थे आप, वहाँ पे 120 रुपए। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ये थोड़ा काम करने के दिनों की संख्या ज्यादा बढ़ जा रही है। पहला तो फायदा ये है, और दूसरा जो काम कर रहे हैं एक्चुअल वर्कर हैं वही काम करेंगे, क्योंकि उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, एआई मॉनिटरिंग और पेमेंट का डिजिटल पेमेंट, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार का यही लक्ष्य है कि जो ओरिजिनल बेनिफिशियरी होने चाहिए उन्हीं को पैसा मिलना चाहिए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जितने लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे ये विकसित भारत 2047 के लिए एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर होंगे सारे लोग। तो जो भी इसमें लाभार्थी होंगे वो अच्छा काम करे। देखिए, कहीं भी हम काम करते हैं तो उसका आज नहीं तो कल रिकॉग्निशन होता ही होता है। बढ़िया काम करेंगे रिकॉग्निशन होगा, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको प्रोत्साहित करेगी। अच्छा है, इस बनने वाले कानून से हमें बहुत सारे फायदे हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। और साथ में हमारा सिक्किम स्टेट तो मेनली टूरिज्म पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर बहुत कम है। तो एग्रीकल्चर नहीं, बाकी और गांव के डेवलपमेंट वर्क में होते हैं, उनमें अच्छा करिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है सिक्किम में। तो जो भी वर्कफोर्स है उसको हम यूज कर सकते हैं और बिना एग्रीकल्चर को अफेक्ट किए हुए है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा परिचर्चा में हम बात की है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VV राम जी के ऊपर, जो हाल ही में माननीय राष्ट्रपति जी का अनुमोदन प्राप्त कर चुका है और बहुत जल्द ये कानून भी बनने वाला है। इस विषय में चर्चा करने हेतु हमारे साथ जुड़े थे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र सिक्किम का केंद्र प्रमुख श्री अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से आज ये
ये क्रिसमस के दिन हमको टाइम दिया है और हमारे श्रोताओं को काफी अच्छा परिचर्चा के थ्रू बहुत लाभान्वित होने का एक मौका उन्होंने प्रदान किया है। आशा करता हूँ श्रोताओं कि आप लोग ये चर्चा परिचर्चा से काफी कुछ जान पाए होंगे और अपने वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी न्यूज गैंगटॉक। मैं मोइनाक चैटर्जी था आपके साथ चर्चा परिचर्चा में। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।